Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Today we are going to start with chapter number 1. In your textbook, chapter number 1, which will guide us regarding corporate finance. Name of the chapter is Introduction to Corporate Finance. Okay. So let us check the introduction. The term finance is related to money and money management. When we talk about finance, finance क्या है? It is related to money. Organization में money is everything, because just because of money we can plan, organize, coordinate and do anything, right? So it is related to inflow and outflow of money. जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. सेकेंड थिंग, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी. Success of any business organization depends upon efficiency with which it is able to generate and use fund. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो एक यहाँ पर स्केल दिया गया है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन फंड्स को जनरेट कर सकता है और यूज कर सकता है. तो दो बातों के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है, विच इज जनरेशन ऑफ inflow and use of funds. Henry Ford rightly said, money is an arm or leg, use it or lose it. तो पैसा आपके लिए आपके लिम्स हैं, आर्म्स एंड लेग्स. या तो इसका यूज करो या तो इसको लूज करो. व्हाट डज इट मीन? अगर आप इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हो तो पैसा होने के बावजूद आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो पैसा होना ये अलग बात है, बट उसको मैनेज कर पाना, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. तो हमने फाइनेंस देखा क्या है. नाउ जस्ट चेक व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. Corporate finance deals with the raising and using finance by a corporation. उसी को हम कॉर्पोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी किस तरीके से फंड्स को रेज करता है. तो कौन कौन से तरीके हैं हमने देखा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5. आप शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू या लोन के थ्रू फंड्स को रेज कर सकते हैं. ठीक है. It deals with financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decision. तो यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब बात करते हैं तो ये तीन चीजें आ जाती हैं. Which are these three things? फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उसको फाइनेंस करना, जो भी होगा, एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो उस तक पैसे पहुंचाना. दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग. कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब आपका जो फंड है उसका रेशियो कहां से आ रहा है, कितना ओन फंड है, कितना बोरोड फंड है. ओन फंड है तो उसमें से इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है. बोरोड फंड है तो उसमें से डिबेंचर कितना है, डिपॉजिट कितना है, बॉन्ड कितना है, लोन कितना है. ये क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. साथ ही साथ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इसका भी डिसीजन कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें सिखाता है. गेटिंग इट एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, मिस्टर हेनरी हॉगलैंड expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो दो वर्ड के ऊपर एम्फेसिस किया गया है. पहला है एक्विजिशन. पहला क्या है? एक्विजिशन मींस एक्वायर करना, रेज करना, कलेक्ट करना.
सेकेंड थिंग यूज ऑफ कैपिटल, और दूसरा कैपिटल का यूटिलाइजेशन। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। इसके अंदर कैपिटल फॉर्मेट किस तरीके से किया जाएगा और फॉरेन कैपिटल का भी समावेश किया जाता है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्लेज वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो जहां तक बात है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं, या बैंक्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो फाइनेंस मेजर जो मैनेजर है उसका क्या काम है? तो फाइनेंस मैनेजर देखरेख करेगा द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, मतलब इनफ, फर्म के पास जितना पैसा होना चाहिए या जितने पैसों की जरूरत है उतना फंड्स फर्म के पास अवेलेबल हो, ये देखने की जवाबदारी किसकी है? फाइनेंस मैनेजर की, ठीक है। सेकेंड थिंग, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। ऐसा फंड्स का सोर्स हमको सिलेक्ट करना है जहां पर हमको कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़े। व्हाट डज इट मीन? ध्यान दीजिए, अगर आप शेयर इश्यू करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा इन एक्सचेंज? आपको देना पड़ेगा डिविडेंड। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, यस और नो। अगर आपने फंड बोरो किए हुए हैं, लाइक डिवेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड और बैंक लोन, ऐसे बोरो किया है तो इन पे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कहां पर आपका कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, ऐसे सोर्सेस को अवॉइड करके कहां पर आपका कॉस्ट कम हो सकता है, ऐसे सोर्स को चूज करना, ये काम है फाइनेंस मैनेजर का। थर्ड थिंग, द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड इफेक्टिवली। जो पैसा आया है उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करना। ऐसा नहीं है कि ये फंड, चलो हमारा पैसा नहीं है तो शेयर होल्डर का पैसा है, जहां मन चाहे वहां इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं। आपके अंदर प्रूडेंस होना चाहिए। आप ये समझो कि ये आपका पैसा है, और अगर आपका पैसा होता तो कितने सावधानी के साथ आप पे पैसा इन्वेस्ट करते। एक एक रुपए का रिटर्न हमको शेयर होल्डर को पहुंचाना है, तो इफेक्टिव तरीके से इस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा? फाइनेंस मैनेजर। फोर्थ थिंग, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारी है, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी फिजिबल है और मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सकती है? ऐसे जगह में पैसा लगाऊं जहां से मैक्सिमम रिटर्न आता हो, ताकि मेरे ओनर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। इस बात को भी हमको इंश्योर करना है, ठीक है। सो फॉलोइंग टू डिसीजंस आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दो डिसीजन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन। विच डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब क्या होता है कैपिटल मार्केट? हमारे सामने दो मार्केट है, एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ना लॉन्ग टर्म होता है, जहां पर आप लॉन्ग पीरियड के लिए फंड्स को रेज कर सकते हो, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, मतलब छोटे समय के लिए अगर आपको पैसा लेना है तो वो मनी मार्केट से लेना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन की क्या बात कर रहे हैं? द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मतलब बिजनेस फर्म कैपिटल मार्केट का एक्सेस रखता है, उसकी पहुंच है वहां तक, वो शेयर मार्केट के थ्रू, दैट इज स्टॉक मार्केट के थ्रू, वो पैसे को रेज कर सकता है to fulfill its financial needs. The firm has multiple choices of sources of financing. The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. और ये जो कैपिटल मार्केट है उसके थ्रू वो क्या कर सकता है? इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल को रेज कर सकता है ना। उसकी मर्जी है कि उसको शेयर इशू करना है या डिबेंचर इशू करना है। Firms can even opt for bank loan, public deposit, debenture, etc. to raise funds. The finance manager ensures that the firm is well capitalized. Finance manager का काम है कि जितने पैसों की जरूरत कंपनी को है उतने पैसे वो कैपिटलाइज कर पाए, गैदर कर पाए, रेज कर पाए, कलेक्ट कर पाए। That is, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity। और साथ ही साथ दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, किसका? डेट का और इक्विटी का। इक्विटी मतलब ओन्ड फंड और डेट का मतलब क्या होता है? बोरोड फंड। तो ये दोनों का एक परफेक्ट
कॉम्बिनेशन हो, ये फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमने वहां पर रेजिंग से रिलेटेड देखा, अब हम आउटफ्लो देख रहे हैं कि पैसा लगाना कहां पर है। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। तो ये पैसे का इस्तेमाल ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कैसे कर पाए, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये किसकी जवाबदारी है, फाइनेंस मैनेजर की। सो that it will bring maximum return for its owner। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, रिटर्न्स मिलने चाहिए। फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ध्यान देने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो पैसा आप रेज कर रहे हो उसका कितना कॉस्ट पे करना है, कितना डिविडेंड देना है, कितना इंटरेस्ट देना है। once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than cost of capital। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आपको रिटर्न्स ज्यादा मिले और आपका कॉस्ट कम हो। Finding investment and deploying them successfully in the business is known as investing decision। और ये अपॉर्चुनिटी को देख करके पैसे वहां पर लगाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। क्या कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग। तो आपका जो इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है वही डिसाइड करता है कि आप रिटर्न्स कितना लेकर के जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग का नाम दिया जाता है, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं या एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वेदर इट इज 4, 5 और 10 अपॉर्चुनिटीज, हम अगर उसमें पैसा लगाते तो हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ही जहां पर फिजिबिलिटी अच्छी है वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट इन अ स्मूथर वे। अपकमिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने देखा, हाउ टू रेज एंड हाउ टू इन्वेस्ट, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब देख रहे हैं उसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज। तो फंक्शनल मैनेजमेंट में जब आप बात करते हैं तो हमने डिपार्टमेंट वाइज चीजों को डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, पर्सनल एक्टिविटीज होगी, फाइनेंस होगा। Among all these activities, utmost importance is given to financial activity। क्यों ऐसा, क्योंकि वो एक्टिविटी है तभी जाकर के सबको प्रॉपर एडिक्वेट रूप में फाइनेंस मिल पाएगा, और फाइनेंस मिलेगा तभी काम होगा, है ना। फर्ज करो कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और आपका रिक्वायरमेंट वहां पर 20 लाख रुपीज का है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बोल रहा नहीं हम तो आपको 12 लाख रुपीज ही देंगे, उसमें आप प्रोडक्शन करो, चलेगा क्या, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। The importance of corporate finance may be discussed as follows. Number 1, helps in decision making। Most of the important decisions of the business enterprises are determined on the basis of availability of funds। सही बात है ना। आप खुद भी कभी रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो पहले हम अपना पॉकेट चेक करते हैं कि भाई अमाउंट कितना है, कितना स्पेंड करने वाले हो, आप एक बजट बना के चलते हो, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है, आपको जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में डिसीजन लेना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फंड चेक करोगे। अगर फंड्स अवेलेबल है देन वी विल गो फॉर इट, लेकिन अगर फिजिबिलिटी है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे। It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance। बिना फाइनेंस के तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फंक्शन एक्टिवली नहीं कर पाओगे। Every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on the profitability। आपको अगर लगता है कि कोई एक्टिविटी करने में प्रॉफिट नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो फॉर इट, यस और नो। तो बिजनेस डिसीजन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा
मोटिवेशनल फैक्टर है। अगर हमको उस एक्टिविटी में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो ही आप उसे करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, सपोज हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम वहां पर चेक करेंगे कि कहां पर पैसे लगाने से ज्यादा बेनिफिट हम गेन कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम सिलेक्ट करें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल्स टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज फाइनेंशियली वाइबल। मतलब कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट तभी पास होगा जब फाइनेंशियली वाइबल होगा। वाइबल होने का मतलब फिजिबल होना। फिजिबल होने का मतलब क्या? आपके पास उतनी फंडिंग्स हैं और आप उसको प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और करने के बाद वो उतनी प्रॉफिट जनरेट करेगा जितना आपने सोचा था। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है, तब जाकर के वो प्रोजेक्ट को आप ग्रीन सिग्नल देते हो, मतलब यस बोलते हो, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट कैंसल। Thus, corporate finance plays significant role in decision making process. इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल ओवर डिसीजन हम समझेंगे पूरे कॉर्पोरेट लेवल का, तो उसमें फाइनेंशियल डिसीजंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको कैपिटल रेज करना है तो ये आपकी मदद करता है। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing share, debentures, bonds, and even by taking loans from the bank. तो फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से या कॉर्पोरेट फाइनेंस की वजह से आपके लिए फंड्स को रेज करना आसान हो जाता है। अभी देखो, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहां पर जैसे सोलार पैनल वगैरह चीजें होती हैं, जहां पे आपको क्या होता है, कम कॉस्ट में आप एनर्जी जनरेट कर पाओ। तो महिंद्रा टेको करके उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की और फंड्स वगैरह रेज किया। तो कितना आसान हो जाता है अगर आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंशियल आइडियाज हैं, तो ये आपकी हेल्प करता है फंड्स को रेज करने में, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने में। नंबर 3, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पैसा है तो रिसर्च होगा, प्रॉफिट है तो रिसर्च होगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बजट आपका रिसर्च के लिए भी बना के रखता है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट में क्या करते रहो, नॉवेल्टी लेकर के आओ, इनोवेशन करो, इन्वेंशन करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। देखिए, आजकल जो सेलफोन का मार्केट है वो किस पे बेस्ड है? पूरा का पूरा रिसर्च पे बेस्ड है। अगर सेलफोन कंपनियां न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना बंद कर दे और सेम प्रोडक्ट रन करें, तो उनका सेल्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो नया नया वर्जन लेकर के आती है, रिसर्च में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, अपग्रेडेड वर्जन लेकर के आती है, तभी उनका बिजनेस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यस और नो? सो डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए आपको टेक्निकल वर्क डिटेल में करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल। तो आपके पास पैसा होगा ना तो ही R&D कर सकते हो, नहीं तो R&D आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थ्रू आउट द रिसर्च वर्क दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च में आपने हाथ डाला आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा, है ना। हो सकता है कि आप वहां पर 100 रिसर्च करें और उस 100 रिसर्च में से ओनली 20-30% का सक्सेस मिले, बाकी सब पैसा वेस्ट। बट फिर भी आपको करना तो पड़ता ही है। Many a time, company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the customer. अभी देखो, बजाज करके कंपनी आपने सुनी होगी जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है। तो बजाज की रिक्शा भी आती है, और बजाज ने सबसे पहला अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो था बजाज चेतक, है ना। स्कूटर था, क्या था? स्कूटर। बट डाउन द लाइन आप देखेंगे पिछले 8-10 साल से बजाज ने चेतक बनाना बंद कर दिया, स्कूटर बनाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उतना प्रॉफिट उसमें से फेच नहीं कर पा रही थी।
दूसरे बहुत सारे ब्रांड आ गए मार्केट के अंदर स्कूटर के, आप बात कर लीजिए एक्टिवा का या जुपिटर का, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आ गए। तो बजाज चेतक को लगा कि जब तक कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं दिखती है, हम बजाज चेतक को लॉन्च नहीं करेंगे। और आई थिंक दिस ईयर ओनली उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है बजाज चेतक का, न्यू लुक के साथ उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। तो उन्होंने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हम बनाते हैं तो क्या हम बेटर प्रॉफिट को फेच कर सकते हैं, ये फिजिबल होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। तो उन्होंने रिसर्च किया होगा। यस, फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट सर्वे, मार्केट एनालिसिस एटसेट्रा, व्हिच अगेन रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आपका प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो सर्वे के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, तो ये सब चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो आपको कौन देगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस। गेटिंग इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। पैसा है तो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथली आपका बिजनेस फर्म कंडक्ट कर सकता है हर एक एक्टिविटी। A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employee are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, है ना, सैलरी सबका समय पर जाएगा, लोन से समय पर क्लियर कर देंगे, जब भी जरूरत है स्टॉक की, रॉ मटेरियल की, आप परचेस कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप प्रमोट कर पाओगे। न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली, कोई भी नया प्रोडक्ट है आप इफेक्टिव तरीके से उसको लॉन्च कर पाओगे अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो। नंबर 5, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एक्टिविटी फाइनेंस से जुड़ी हुई है, तो सबको फाइनेंस मैनेजर के पास आना ही पड़ेगा। तो फाइनेंस मैनेजर क्या कर सकता है, सबको कोऑर्डिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। Corporate finance plays significant role in control and coordination of all the activities in an organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance. सही बात है ना, पैसा नहीं देंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। For the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of the production unit. Due to this, sales will also suffer and consequently the income of concern as well as रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। तो आपने प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं किया तो सेल्स भी अफेक्ट होगा, सेल्स भी अफेक्ट होगा तो प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा, और इसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। सो दस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ही वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनके बीच में एक तालमेल बैठेगा, कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा। पॉइंट नंबर 6, प्रमोटर्स विल गो फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हो जहां पर आप हर एक चीज के लिए क्या रखते हो, फंडिंग, तो यहां पर आपने सेल्स प्रमोशन के लिए भी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फंडिंग्स करके रखा है। तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न्यू इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोडक्शन आपको दिखाई देता है, या आप सेल्स प्रमोशन ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हो, ज्यादा पैसा वहां पर लगा रहे हो, तो आप एक्सपांशन के लिए जा सकते हो, बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो आप अपने बिजनेस को मॉडर्न लेवल पे लेकर के जाओगे विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मशीन्स। Corporate finance provides money to purchase modern machines and technology, therefore financial requirements are there or mandatory for expansion and diversification of the company. Number 7, managing risk, क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी का फिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो हम यहाँ पर रिस्क को भी मैनेज करते हैं। Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity,
loss due to strike etc, company needs financial aid to manage such risk. अभी देखिए जैसे कोरोना आ गया तो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ा, तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी स्ट्रांग होगी और हमने पहले से कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखा होगा, तो हम ऐसे बहुत बड़े सेटबैक को, या हम बोल सकते हैं बहुत बड़े लॉस को भी ओवरकम कर सकते हैं. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. नंबर 8, रिप्लेस ओल्ड एसेट. तो हमने ये मॉडर्नाइजेशन की बात की. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. कई बार मशीन्स लगातार यूज करते करते आफ्टर 5 years 10 years डाउन द लाइन एक रिक्वायरमेंट आ जाता है कि उस मशीन को रिप्लेस किया जाए, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है. तो अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, तो आपने उसकी भी तैयारी करके रखी होगी ताकि सही समय पर आप क्या कर सकें, मशीन को रिप्लेस कर सकें. So they have to be replaced by new asset. Finance is required to purchase new asset. Point number 9, payment of dividend and interest. जो cost of capital है, शेयर के थ्रू पैसा आया है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, लोन के थ्रू पैसा आया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. Finance is needed to pay dividend to shareholders, interest to creditors, banks, etc. ठीक है. पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस, गवर्नमेंट को कुछ पे करना है, फीस पे करना है, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है. कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेशंस. फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग द टैक्सेस एंड फीस. इसके लिए फाइनेंस जरूरी है. So here we have completed with importance of corporate finance. Our next topic is capital requirement. पैसे की जरूरत. बिजनेस है तो भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी. When a business entrepreneur convenes an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी कैसे स्टार्ट होती है. अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने आइडिया को लोगों के साथ शेयर करते हो. एक आइडिया कंसीव हुआ, कंसीव होने का मतलब आपको एक आइडिया जनरेट हुआ. आइडिया कंसीव होने का मतलब क्या हुआ, देयर इज एन आइडिया इन योर माइंड, और आप देखते हो कि क्या ये आइडिया कमर्शियली वाइबल है. कमर्शियली वाइबल होने का मतलब क्या होता है कि चलो बहुत सारी चीजों से बेनिफिट तो होता है, बट अगर हम ये प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे तो क्या हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमको सब देखना है ना. अगर आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं तो सोसाइटी का कितना भी भला होने दो, लेकिन आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे. सही बात है. तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये कमर्शियली वाइबल है, आपका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा. इन्वेस्टिगेट करेंगे. वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. एक बार आपको लग गया कि हाँ ये प्रोडक्ट तो रन करेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो. वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज शिफ्टेड टू राजस्थान, उसने क्या सोचा, राजस्थान जाकर के वहां पर कोई वो बिजनेस सेटअप करेगा. तो उसके पास में, मतलब वहां वो जहां पर रहता था वहां पर पानी की थोड़ी बहुत कमी थी, बट उसके पास में जो वेल था वहां पर थोड़ा मीठा पानी आता था. मीठा पानी इन द सेंस पीने लायक पानी आता था. तो उसने सोचा क्यों ना मैं वाटर बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करूं, पानी में यहाँ से निकालूं और उसको सेल करूं. तो उसने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च करवाए वाटर के ऊपर कि क्या ये पानी पीने लायक है और कमर्शियली वायबल होगा क्या. तो उसने उसके ऊपर रिसर्च करवाया. बाद में मालूम पड़ा कि ये जो वेल है वो इतना ज्यादा पानी कंटेन नहीं करता. मतलब क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 years के बाद में ये ड्राई हो जाएगा अगर आपने इसको कमर्शियली यूज किया तो. गेटिंग इट. तो उसको पता चला कि ये बिजनेस वायबल नहीं है, चलेगा तो 1-2 साल के
1-2 साल में मेरा तो इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं होगा, तब तक फिर सब बंद करना पड़ेगा। तो उसने फिर वो प्रोजेक्ट क्या किया, कैंसिल किया। क्यों कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो कमर्शियली वाइबल नहीं था। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टेकन, टेक द डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि चलो ये बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है, तो पहला डिसीजन यहाँ पर ये लेना होता है कि कितना पैसा लगेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। दिस टास्क हैज टू परफॉर्म विद अटमोस्ट केयर। बहुत ही ध्यान से आपको ये टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना पैसा लगेगा। Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirements of the business। आज कितना पैसा लगेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज से 4-5 साल 10 साल डाउन द लाइन, है ना, कितना पैसा लगेगा, ये आपको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration, क्या क्या सोचना पड़ता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट डज इट मीन, फिक्स्ड कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आपको क्या असेट परचेस करने पड़ेंगे, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, क्या क्या आपको लगेगा, ये फिक्स्ड कैपिटल में आता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स आप रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करोगे, कितना अमाउंट लगेगा, लेबर को कितना पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना देना पड़ेगा, जो डे टू डे आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसका पैसा जहां से आएगा उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये दो डिसीजन आपको वहां पर लेने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, आप इसे रीड कर लीजिए, वही बात है, मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना है उससे रिलेटेड। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस आपको अलाउ करता है फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए या कंपलसरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। इन द सेंस, सपोज आपका प्रोडक्शन यूनिट है और आपको रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री के लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए लेने पड़ेंगे, मशीनरी लेनी पड़ेगी, राइट। So manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed assets. While trading, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको इतने ह्यूज अमाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे देखो बैंक ज्यादातर लीज पे काम करते हैं, मतलब खुद का लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते नहीं है, रेंटल बेसिस पे चलाते हैं, तो उनका फिक्स्ड एसेट में खर्चा कम होता है। रेदर देन कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहेगी तो उनका फिक्स्ड एसेट में खर्चा ज्यादा होगा। यस, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेशन है या पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेशन है, उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, बट ट्रेडिंग बिजनेस वालों को इतना फिक्स्ड अमाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। साइज ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा पैसा लगेगा, कम बिजनेस है तो कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipment. ज्यादातर उनका बिजनेस ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट में होता है, तो ऑब्वियसली ह्यूज बिजनेस है तो आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा फिक्स्ड कैपिटल के रूप में। नंबर 3, स्कोप ऑफ बिजनेस। There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. अगर आपका बिजनेस सोच रहा है कि मैं डोमेस्टिक लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक का बिजनेस करूंगा, है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हाई है, तो ऐसे बिजनेस के लिए फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेकिन आप एकदम लोकल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नंबर 4, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर एसेट ऑन लीज ऑन रेंट, अगर आप सारी चीजें लीज पर लेते हो, रेंट पे लेते हो, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, तो बैंक के ज्यादातर एसेट लीज पे होते हैं। किस पे होते हैं? लीज पर। वो खुद लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करती नहीं है, तो ऐसे केस में उनका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है। नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। if the business wants to subcontract some process of production to others, अगर आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से
कुछ प्रोसेसेस को किसी और को आउटसोर्स में दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग टूथपेस्ट, ठीक है ना, आपका इंडस्ट्री कौन सा है, टूथपेस्ट मेकिंग। अच्छा, टूथपेस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, टूथपेस्ट के लिए जो उसका कवर आता है या उसकी पैकिंग है, आप इसको किसी और इंडस्ट्री को आपने दे दिया कि कोई थर्ड पार्टी आपके लिए क्या बनाएगा, टूथपेस्ट का कवर बनाएगा, उसकी पैकेजिंग मटेरियल बनाएगा, आप सिर्फ क्या बनाओगे, टूथपेस्ट। तो आपका फायदा है इसमें, क्यों, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो बनाने के लिए जो मशीनरी वगैरह है वो इंडस्ट्री यूज करेगी। जैसे देखो, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्रीज होती है, उनके जो बॉटल्स होते हैं ना, वो खुद नहीं बनाते, बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग होती हैं, तो वो उनको आउटसोर्स करते हैं कि हम आपको कोल्ड ड्रिंक देंगे, आप हमें बॉटल्स प्रोवाइड कीजिए। समझ में आ रहा है। वैसे ही जो चॉकलेट इंडस्ट्री है, तो चॉकलेट इंडस्ट्री का जो पैकिंग होता है ना, पैकिंग मटेरियल, रैपर्स, वो सब आउटसोर्स किया जाता है, कोई दूसरी कंपनी बनाती है, और मेन चॉकलेट जो उनका मेन वर्क है वो कंपनी बनाती है। ठीक है, तो अगर आप आउटसोर्सिंग करा रहे हैं तो भी आपको फायदा है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 6, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, अगर आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो जो चलेगा मशीनरी के रूप में, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि सब कुछ ब्रांड न्यू चाहिए, तो आपका फिक्स्ड एसेट में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट। अगर आप एसेट कंसेशनल रेट पे लेते हो तो भी आपको कम लगेगा पैसा। विद द व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट, है ना। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट खुद सामने से चाहती है कि आप इस पिछड़े इलाके में बिजनेस डेवलप करें, तो बोलते हैं कि हम आपको लैंड एंड बिल्डिंग कम कॉस्ट में दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे, वाटर सप्लाई भी कम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंसेशनल रेट पे हमको मटेरियल मिल रहा है, ऐसे केस में भी फिर क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। प्लांट्स है, इक्विपमेंट है, ये भी आप इंस्टॉलमेंट में परचेस कर सकते हो, जिसका पेमेंट आप धीरे धीरे करोगे। सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट। तो इसकी वजह से आपका फिक्स्ड एसेट का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। इंटरनेशनल कंडीशन, विच कंडीशन, इंटरनेशनल कंडीशन। This factor is very significant, particularly in the large organization carrying business on international level. अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है तो उनके लिए सिग्निफिकेंट है। क्यों? Companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is shortage of material. तो ऐसी कंपनी जिनको लग रहा है कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है और वॉर कभी भी हो सकता है, तो वॉर के बीच में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रुक जाते हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो व्यापार है वो ठप हो जाता है। ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एसेट मंगाने पड़ेंगे जो हम दूसरी इंडस्ट्रीज से आउटसोर्स कर रहे थे, वो हमको खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड एसेट का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 9, ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm। तो वो वही उसको लगेगा कि सब मेरा अच्छा होने वाला है, तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। In that case, large amount of funds are invested in the fixed assets so that to reap the benefit in future। तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसको लगेगा कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है ना, तो वो जगह जगह पे पहले से प्लॉट लेकर के रख देगा। ऐसा मुंबई में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है, जैसे गोरेगांव माइंड स्पेस है, वहां पर पहले से जिन लोगों ने प्लॉट लेकर के रखा था, आज की तारीख में वो करोड़ रुपीस का हो गया है, अब वो अपना बिजनेस वहां पर सेटअप कर सकते हैं। तो वैसे जो दूर दराज के इलाके हैं हमारे मुंबई के बाहर, फॉर एग्जाम्पल अंबरनाथ है, अम्बीवली है, टिटवाला है, बदलापुर है, ऐसी जगह पर किसी ने अगर पहले से प्लॉट लेकर के रख दिया है, तो आज से 10-20 साल के बाद जब वहां पर अच्छी खासी आबादी हो जाएगी, कोई फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करना होगा, तो ये बहुत ही फिजिबल आइडिया होगा। तो अगर आपका आइडिया ऐसा है तो फिर आपको ज्यादा
कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, when the population is increasing at a higher rate, certain manufacturers find this is an opportunity to expand business. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कुछ को लगेगा कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एटसेट्रा व्हिच नेसेसिटेट ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप ये सब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा फिक्स्ड कैपिटल के रूप में। कंज्यूमर प्रेफरेंस, industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital, for example mobile phone manufacturer as well as mobile network providers। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसका डिमांड हाई है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेल फोन का या तो फिर मोबाइल नेटवर्क का, तो ऐसे केस में आपको ह्यूज फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। नंबर 12 कॉम्पिटिटिव फैक्टर, this factor is prime element in decision making regarding fixed capital requirement. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow the competitor, है कि नहीं। जैसे देखो अभी जियो ने क्या किया, सब लोग जब तक 4G पे चल रहे थे उसने 5G स्टार्ट कर दिया, है कि नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल उसने लगा दिए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लोग 3G की जगह 4G के आदी हो गए। अब कोई 3G यूज नहीं करता, तो 3G टेलीकॉम कंपनी क्या कर रही है, वो अपने आप को 4G में कन्वर्ट करने वाली है और जियो अपने आप को 5G में, मतलब वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, तो दूसरे कंपनी को भी अपने आप को क्या करना पड़ता है, एडवांस करना पड़ता है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट अफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। यस, तो आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हम सभी को क्लियर हो गए। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज वर्किंग कैपिटल। अभी अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल की बात की जो लॉन्ग टर्म के बारे में बताता है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल वेजेस या सैलरी पे करना हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल पे करना हो, वाटर सप्लाई के लिए पे करना हो, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपको पेमेंट करना हो, ठीक है ना। तो ये जो रोजमर्रा के एक्टिविटी के लिए हम जो पेमेंट करते हैं, जो रिक्वायरमेंट हमें होती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वर्किंग कैपिटल का। तो बिजनेस फर्म को फिक्स्ड कैपिटल के साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तो बिजनेस फर्म को यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग अप इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल के लिए, फाइनेंसिंग रिसीवेबल मतलब जो डेटर्स वगैरह हैं उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, है ना। हमसे जो डेटर सामान परचेस करते हैं तो वो हमें 15 दिन के बाद या 1 महीने 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो उसको भी फाइनेंस करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो हमने अभी अभी बात की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लाइट बिल, वेजेस एंड सैलरी पेमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, तो जो डे टू डे एक्टिविटी में खर्च होता है उसको फाइनेंस करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को मैथमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, या आप बोल सकते हो नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। कोई कोई ऑथर बोलता है कि नहीं, वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट ही होता है, आप उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस मत करो। तो सबका अपना अपना डेफिनेशन है। अल्टीमेटली करंट एसेट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर कैश की बात कर रहे हैं, इसमें डेटर्स इंक्लूड हो सकता है और इसी के साथ साथ स्टॉक इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये सब पार्ट बनता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट का।
और करंट लायबिलिटी क्या है, जो इमीडिएट पेमेंट आपको करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एनी अदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपको पे करना बाकी है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है। और कुछ ऑथर्स के हिसाब से फोकस ओनली अपॉन करंट एसेट एंड डोंट फोकस अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से समझते हो। हम यहाँ पर देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बदल सकता है, अफेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात आती है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा। फॉर्म्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कर रहे हो और कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो, एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे वो मार्केट में बिकता भी जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन सपोज ऐसा प्रोडक्ट हो जो आप आज बना रहे हो और वो बिकेगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर डाउन द लाइन। ठीक है, जैसे देखो रियल स्टेट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई बिल्डर है जिसने बिल्डिंग बनाई, तो आज वो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहा है तो उसका बिकेगा कब, 1 ईयर और 1.5 ईयर लेटर। ठीक है ना। तो ऐसे केस में उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। रेदर देन अगर आपका जेस्टेशन पीरियड कम है, आप अभी बना रहे हो, विद इन 2-3 डेज 4 डेज 5 डेज डाउन द लाइन वो सेल होना स्टार्ट हो गया, तो जैसे जैसे सेल हो रहा है वैसे वैसे आपको इनकम जनरेट होती जा रही है, तो वहां पर आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। So there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer. तो यहाँ पर जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न होती है, जैसे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गैस या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ऐसी कंपनीज का जो कैश इनफ्लो होता है ना वो कांस्टेंट होता है ना, बार बार कस्टमर से कैश आते जाता है, तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, बिजनेस किस में डील कर रहा है, लग्जरियस प्रोडक्ट में, it requires huge amount of working capital as sale of luxurious item are not frequent। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लग्जरियस आइटम है वो रोज बिकने वाले प्रोडक्ट नहीं होते, रोज बिकने वाले प्रोडक्ट नहीं होते, तो उससे फाइनेंस आना उसमें बहुत डिले होता है, लेट होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग फर्म विच आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बिग इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर्स डिमांड। तो ऐसे जो मर्चेंडाइज है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में है, तो उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट परचेस करके रखना पड़ता है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, एंड हैव टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, और उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी पड़ती है जिसकी वजह से उनको ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस। The size of business also affects the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital and vice versa. Small business होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे। वॉल्यूम ऑफ सेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपका सेल्स वॉल्यूम कितना है, टर्नओवर कितना है। The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड, जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल। यस, if volume of sales increases there is increase in the amount of working capital and vice versa। क्योंकि सेल्स इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल बढ़ाना, और रॉ मटेरियल बढ़ाना है तो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट तो लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल, आपका प्रोडक्शन साइकिल कैसा है। The process of converting raw material into finished goods is called production cycle। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं, है ना,
और रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर वर्क करता है और लेबर उसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स आप कस्टमर को सेल करते हो और कस्टमर बाद में आपको पेमेंट करता है, क्योंकि पहले तो वो हो सकता है एज अ डेटर पेमेंट बाद में देने को बोलेगा, जब आपको पेमेंट करता है तब आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से फिर आप क्या परचेस करोगे, रॉ मटेरियल। तो ये जो प्रोडक्ट साइकिल है वो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट साइकिल बहुत शॉर्ट होगा, मतलब तुरंत आप प्रोडक्ट बना रहे हो और तुरंत बिक रहा है, पैसे आ जा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। The process of converting raw material into finished goods is called production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. Point number 5, business cycle. When there is a boom in the economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stock. अगर इकोनॉमी में बूम है, बूम का मतलब क्या होता है, आपने भी देखा होगा बिजनेस साइकिल के अंदर, ठीक है ना, क्या होता है, आप अगर ग्राफ देखेंगे तो आपका प्रोडक्ट जब से आपने स्टार्ट किया था तो कभी कभी इकोनॉमी स्लो डाउन रहती है, कभी थोड़ा सा रफ्तार पकड़ती है और एक बूम पीरियड आता है जहां पर आपका प्रोडक्ट जबरदस्त चल रहा है और मार्केट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और हो सकता है बाद में धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट डाउन होने लगे। तो बिजनेस साइकिल के अंदर ये पीरियड आते हैं, मतलब क्या होता है, स्लो डाउन या ग्रोथ और उसके बाद बूम पीरियड। तो बूम पीरियड में क्या हो जाता है, आपका सेल्स बहुत ज्यादा होने लगता है और सेल्स इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या इंक्रीज होगा, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। गेटिंग इट एवरीवन? दिस रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग रिसेशन, सेल्स विल डिक्लाइन। और रिसेशन रहेगा तो सेल्स कमजोर हो जाएगा, सेल्स कमजोर हो जाएगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम हो जाएगी। नंबर 6, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। तो टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स क्या बताता है, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, आप दोनों तरफ देखते हो ना, जहां से आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो क्या वो क्रेडिट फैसिलिटी आपको देता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट पीरियड देता है, से अबाउट 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, ठीक है ना, और आपका जो यूनिट है या आपका जो बिजनेस है वो आप अपने कस्टमर को 45 डेज का क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको पैसे यहाँ पर 30 डेज के अंदर देने पड़ेंगे, लेकिन आपका कस्टमर आपको 45 डेज के बाद पैसा देगा, तो जो बीच का 15 दिन का गैप है ना, उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा। जबकि सपोज ऐसा हो कि सप्लायर आपको 45 डेज दे रहा है, कितना दे रहा है, 45 डेज, और आप अपने कस्टमर से 30 डेज में पैसा वसूल ले रहे हो, तो आपको ये एक्स्ट्रा 15 डेज के लिए वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऑटोमेटिकली कस्टमर से पैसा आने के बाद आप इजीली सप्लायर को दे पाओगे। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आपको रखने चाहिए अगर आपको लेस वर्किंग कैपिटल में डील करना है। बट adopts liberal credit policy for the sales, then it requires more working capital. On the other hand, if credit terms of purchase are favorable and terms of credit sales are less liberal, then requirement of cash will be less. Thus, working capital requirement will be reduced. तो इस पैराग्राफ के थ्रू इन्होंने इसी को यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आपका जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो आप फैसिलिटी दे रहे हो वो कम लिबरल होना चाहिए, और जो आप क्रेडिट फैसिलिटी सप्लायर से ले रहे हो वो आपका फेवरेबल होना चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। नंबर 7, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल।
क्योंकि आपका सेल दो टाइप में होता है, एक होता है क्रेडिट सेल, दूसरा होता है कैश सेल। अगर आपका कैश सेल्स ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, अगर क्रेडिट सेल्स ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और उसके अंदर भी कलेक्शन पॉलिसी मैटर करता है, क्योंकि आपने क्रेडिट फैसिलिटी सपोज दिया है 30 डेज का, लेकिन आप कस्टमर से डिमांड ही नहीं करते हो पैसा, और कस्टमर आराम से 45 डेज के बाद 60 डेज के बाद पैसा देता है, तो डेफिनेटली आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी यूज करते हो कि नहीं भाई 30 डेज हो गया है, इससे लेट पेमेंट करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पैसा आने लगेगा और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। If the credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. If credit policy is liberal, it creates a problem of collection of funds. It can increase possibility of bad debts. और कभी कभी ऐसा चांस होता है कि जितना लिबरल आप रहोगे, आप पैसे आपने टाइम पे नहीं मांगा, आप स्ट्रिक्ट नहीं हुए, तो बैड डेट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका डेटर आपको पैसे नहीं देगा, चला जाएगा, भाग जाएगा। Therefore, a firm requires more working capital. The firm मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। अगर आपका बिजनेस कैश सेल्स में, जैसे देखो डीमार्ट वगैरह करते हैं, मॉल में होता है, सारे पेमेंट कैश बेसिस पे है, तो उनको वर्किंग कैपिटल का इतना चिंता नहीं होता। नंबर 8, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर बिजनेस ग्रो कर रहे हो और नई फैक्ट्रीज डाल रहे हो, बिजनेस प्रीमाइसेस ले रहे हो, तो वहां पर भी आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो लार्ज बिजनेस एक्सपांशन है, ऑपरेशन है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। आपका कोई ग्रोथ का एक्सपेंशन का प्लान नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, कोई कोई होता है फंड्स को अच्छे से मैनेज कर पाता है, तो अगर आप मनी का रोलिंग प्रॉपर कर पाते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर आप मनी का रोलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हो, है ना, तो फिर आपको हमेशा कहीं ना कहीं कैश क्रंच रहेगा और आपको लोन लेना पड़ेगा। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. The firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital. ऐसा फर्म जो बहुत सारी इन्वेंटरी एक ही बार परचेस करके रख लेता है, उनको हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा। और ऐसा फर्म जो थोड़ा थोड़ा इन्वेंटरी मंगा करके सेल करता है, उनको लो वर्किंग कैपिटल लगेगा। एक्सटर्नल फैक्टर, और कौन से फैक्टर है? बाहरी फैक्टर। The financial institution and bank provide funds to the firm as and when required. जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वो आपको पैसे दे देंगे। The need for working capital is reduced. तो आपको ज्यादा फंड्स मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? जब चाहे तब आपको पैसा बैंक के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट तो कम रहेगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो इसी के साथ हमने देखा factor which influence working capital. So guys, done for the day. We have completed with this particular chapter, and at the end there is a distinguish between fixed capital and working capital. आपको ये distinguish by heart करना है, write it 3 times. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।